तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज है हमारा पार्ट नंबर 2। इससे पहले वाली लेक्चर में मैं आपको ऑलरेडी बच्चों बता चुका हूं कि ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में आपको एक एक चीज कॉन्सेप्चुअल नॉलेज से क्लियर करवा दी थी। देखो बच्चों, स्ट्रेट अवे मैं जंप कर सकता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दैट मींस नेक्स्ट स्टेप पे। बट मेरा मन ये था कि एज अ एग्जामिनर अगर मैं सोच के चलूं अपने आप को, तो ये क्वेश्चंस थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं विच आर रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, वो आपको आने चाहिए। तो मैं ये जो लेक्चर लेके आया हूं, ये बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट के छोटे छोटे 3-3 4-4 नंबर के ना क्वेश्चंस आ जाते हैं, और मेरे अकॉर्डिंग इस बार आएंगे। आप वो स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है, क्योंकि +1 के जो होते हैं वो सीबीएसई से तो बनते नहीं, और स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है। सो एज एन एग्जामिनर ये क्वेश्चंस मैं देके चलूंगा, और इस चीज की आपको नॉलेज होनी चाहिए। बट ये क्वेश्चंस करने का तब फायदा है जब आपको ट्रेडिंग अकाउंट आता होगा। तो उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं और एक आपको आई बटन पे देके आ रहा हूं। पहले ट्रेडिंग अकाउंट समझ के आओ, कॉन्सेप्चुअली समझाया बच्चों, रट्टा नहीं मरवाया है, ठीक है ना। किसी से भी समझाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहां समझ के चलिए, ट्रेडिंग अकाउंट एक एक कॉन्सेप्ट बताया मैंने उसमें, ठीक है। तो पीछे वाली वीडियो प्लीज जरूर देख लेना। तो आज हमारा जो है, तभी मैंने इसको लिखा है कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स विच आर रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो मुझे एक चीज बता के चलना, थोड़ी बहुत चीजें हैं जो मैं आपकी क्लियर करता जाऊंगा। ये ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहने वाली, इसमें सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आ सकते हैं। पहली चीज मुझे ये बताओ बच्चों, ये वर्ड सुना है क्या सर? स्टॉक, ओके। एक और वर्ड होता है इन्वेंट्री, ओके। ये जो वर्ड होता है ना, ये शायद मैंने पहले डिस्कस किया था या नहीं किया था, कोई बात नहीं, एक और बार कर लेते हैं। जो स्टॉक और इन्वेंट्री होता है ना बच्चों, इसमें 3 तरह की चीजें कवर होती हैं। क्या? मान लीजिए आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, ठीक है। आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, आप टी शर्ट्स बना के चलते हैं, और टी शर्ट्स किससे बनती है? कॉटन से बनती हैं। मान लीजिए बच्चों, आप परचेज करते हैं कॉटन को, ठीक है, और थोड़ा सा कॉटन यूज होता है और थोड़ा सा कॉटन बच जाता है। जो कॉटन बचता है मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। अब जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो अगले साल का क्या होगा? ओपनिंग, ठीक है ना। तो इसको रॉ मटेरियल की टर्म में भी हम बोल सकते हैं, जो हमने कॉटन परचेज करा, ठीक है। तो एक टर्म होती है रॉ मटेरियल, ठीक है सर। मान लीजिए आपने कॉटन परचेज किया, जिसको हम रॉ मटेरियल भी बोल के चलते हैं। उसके बाद इस रॉ मटेरियल को, इस कॉटन को मैं डालता हूं मशीनरी के अंदर, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुरू होता है टी शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करने का, ठीक है। बच्चों मान लीजिए कि आप टी शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कॉटन डाल रहे हैं, वो यहां पे कवर हो गया, और टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, एकदम से 31 मार्च 2020 आ जाती है। उस रात को एकदम से मशीन बंद हो जाती है, क्योंकि अब अगले दिन शुरू होगी मशीन। बट रात तो आ गई ना 31 मार्च की, डेट तो वहीं खत्म हो गई है। तो थोड़ा सा ऐसा कॉटन जो अभी टी शर्ट जस्ट बनने वाला था, बट मशीन बंद होगी 31 मार्च की रात को, क्योंकि अब नया दिन स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को। तो बच्चों, वो जो मशीन में कॉटन फंसा हुआ है, जो अभी टी शर्ट बनने जा रहा था, उसको एक वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। नाम से ही पता लग रहा है वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ सर, एक ऐसा वर्क था जो अभी रुक गया, बट सर प्रोग्रेस में है, बन जाएगा। दैट मीन्स कॉटन को सर आपने मशीनरी में डाला, वो अभी फिनिश गुड्स बन जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट चीज मैंने आपको बता दी है, कॉटन जो आप परचेज करते हो उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल, क्योंकि वो कॉटन रॉ मटेरियल है ना टी शर्ट परचेज करने के लिए। सेकेंड होता है वर्क इन प्रोग्रेस सर, जो कॉटन आपने डाला था बट 31 मार्च की रात आ गई, वो अभी वहीं पे रुक गया। और तीसरा आता है सर, जब हम कॉटन को डालते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है और उसमें से टी शर्ट्स निकल आती हैं, दैट मीन्स फिनिश्ड गुड्स। बच्चों, क्या आप एक चीज जानते हैं क्या सर? इसको ना तीनों को हम एक नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या? मैंने आपके सबके सामने लिखा हुआ है। इसको बच्चों हम स्टॉक भी बोलते हैं, और इसको हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बुला सकते हो, आपको कोई गलत नहीं कह सकता, ठीक है। अब मुझे एक चीज बता के चलो बच्चों, कि रॉ मटेरियल को क्या बोल सकता हूं? स्टॉक बोल सकता हूं, ओके। वर्क इन प्रोग्रेस को क्या बोल सकता हूं? स्टॉक इन्वेंट्री बोल सकता हूं। और फिनिश गुड्स को क्या बोल सकता हूं? स्टॉक इन्वेंट्री बोल सकता हूं। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, स्टॉक के अंदर सारी चीजें आती हैं। तो एक रॉ मटेरियल है बच्चों, उस रॉ मटेरियल में से थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल आपने मशीनरी में डाल दिया, और थोड़ा सा रॉ मटेरियल बचा रह गया, जो कि एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को बेचारा ऐसे का ऐसे पड़ा हुआ है। तो उसको क्या बुलाएंगे सर? मुझे एक चीज तो क्लियर है, उसको स्टॉक तो बुलाना ही बुलाना है। और सर वो क्लोजिंग में पड़ा रहा, जैसे 31 मार्च की क्लोजिंग आ रही है, वो बेचारा रॉ मटेरियल ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहा। हाँ यार, ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहा, तो सर उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बुला सकते हैं। फटाफट से बताओ, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, समझ में आ गया। वैसे ही वर्क इन प्रोग्रेस जो लास्ट में थोड़ा सा रह गया, उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बुला सकते हैं। वैसे ही फिनिश गुड जो है, जो बच गए, जो नहीं बिके हमारे फिनिश गुड, उसको भी हम क्लोजिंग स्टॉक बुला सकते हैं। तो कभी भी कोई टर्म बच्चों यूज करता है ना कोई क्लोजिंग स्टॉक, तो उसमें समझ जाया करो, उसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। इसमें बहुत सारी आगे चर्चा होती है बच्चों, वो हम +2 में और फर्दर जब आपके ग्रेजुएशन वगैरह होता है उसमें चर्चा करके चलेंगे। अभी के लिए सिंपल आप यही समझ के चलो, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ कि
जो इस साल बेचारा रॉ मटेरियल रह गया, या फिर मैं बोल के चलता हूं जो इस साल बेचारा स्टॉक रह गया पड़ा हुआ क्लोजिंग में, जिसको मैं क्लोजिंग स्टॉक बोलता हूं, क्या अगले साल यार उसका आप यूज नहीं करोगे? क्या अगले साल उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे? हाँ सर करेंगे। तो अगले साल क्लोजिंग स्टॉक को, जब अगले साल 1 अप्रैल की नई नई सुबह आई है, जब आप दरवाजे खोल रहे हो, वो बेचारा क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, तो एक ओपनिंग एंट्री पास करोगे, जिसको हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक से हम उसको अब नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, तो उसको क्या बुलाना शुरू कर देंगे बच्चों? ओपनिंग स्टॉक। बिल्कुल, बस ये चीजें समझ लो। थोड़ी बहुत चीजें मैंने आपको समझानी थी ताकि +1 के बच्चे को इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए, तभी मैं ये लेक्चर लेके आया हूं। करवाने को बच्चों मैं स्ट्रेट अवे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कराता था, बट आप कौन से चैनल पे और शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल पे एक एक टॉपिक बेसिक वाला भी मैं आपको समझा के चलूंगा, ठीक है? कहीं भी कमी ना छूट जाए आप लोगों की। तो बच्चों पहली चीज, आपको ये चीज क्लियर हो गई है? हाँ जी सर, चीज क्लियर हो गई है। अब मुझे एक चीज बता के चलो बच्चों, मैं एक आपसे एग्जाम्पल ऐसा पूछ रहा हूं, अपने मन में जवाब देना है इसका। ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा दिया है? हाँ सर, आपने हमें ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा दिया है, ठीक है। छोटी छोटी चीजें डिस्कस करते हैं। पहली चीज, मान लीजिए जो मेरे पास कॉटन पड़ा था, पिछले साल का क्लोजिंग था, अब इस साल आ गया है। मान लीजिए उसको मैं कैसे शो करूंगा? टू ओपनिंग स्टॉक के नाम से। अब इसमें ये मत बोलना शुरू हो जाना कि सर टू ओपनिंग रॉ मटेरियल क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया क्या कि रॉ मटेरियल को हम स्टॉक भी बोलते हैं, तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए टू ओपनिंग स्टॉक आपका है 3 रुपए, जो पिछले साल से आप कैरी फॉरवर्ड करके अब लेके आए हो, और इस साल आपने 2 रुपए का और परचेज करा है रॉ मटेरियल। उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे सर? उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टू परचेजेस अकाउंट से। इसकी एंट्री मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, अगर इसकी एंट्री समझनी है तो पीछे वाला लेक्चर अच्छे से देख लो, ट्रेडिंग अकाउंट में उसमें समझा चुका हूं, ठीक है। अब मुद्दा ये नहीं है कि मैं सेल कितने का कर रहा हूं, मुद्दा सिर्फ ये है कि कौन से वाला सेल कर रहा हूं। बच्चों मान लीजिए ये ओपनिंग स्टॉक वाला 3 रुपए मैंने कॉटन लिया और मशीनरी में डाल दिया, और इसका फिनिश गुड बन गया और उसको मैंने सेल कर दिया। मतलब कि ये जो ट्रेडिंग अकाउंट था, यहां पे आ जाएगी कौन सी एंट्री? बाय सेल्स अकाउंट। मुद्दा ये नहीं है कितने का सेल, अभी ये मत समझो। अब बात ये आई कि बच्चों ये जो 2 रुपए हैं इसका क्या करेंगे? ये तो वैसे का वैसे रॉ मटेरियल पड़ा रह गया। सर ये रॉ मटेरियल का वैसे का वैसे पड़ा रह गया, इसको आप यहां ट्रांसफर कर दीजिए। किस नाम से? बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितने से? 2 रुपए के नाम से। कई बच्चों ने मुझसे पूछा था सर जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो दिखाना जरूरी क्यों होता है? बच्चों अगर आप क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, मान लीजिए ये 3 रुपए की चीज आपने 5 रुपए में बेच दी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाएंगे तो आपका ग्रॉस भी छोड़ दो, प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है? सर प्रॉफिट उस चीज पे कैलकुलेट होता है जो चीज बेची जाती है। जो चीज सर वहां पे पड़ी है उस चीज का थोड़ी ना सर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, वो तो वैसी की वैसी पड़ी है। तो बिकी क्या है चीज आपकी? सर बिकी है 3 रुपए की चीज 5 रुपए की बिकी है। सर मुझे एक चीज तो क्लियर है, क्या सर 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो क्या लिख दूंगा इसको मैं? ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है ना। ग्रॉस प्रॉफिट कितने का? 2 रुपए का। आप देख लो मैच हो जाएगा। 3 + 2 कितना? 5, 5 + 2 7, मैच हो गया। 5 + 2 7। यही आप क्लोजिंग स्टॉक हटा दो तो आपकी यहाँ पे गड़बड़ी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट वाला पार्ट वैसे आए, वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा, बट आपका ग्रॉस प्रॉफिट गलत आ जाएगा। ये बात तो मानते हो? हाँ सर मानते हैं। तो पहली चीज तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन करनी थी, ठीक है। अब आते हैं बच्चों दूसरे पार्ट पे। अगर मैं आपसे पूछ के चलूं, अब ढंग से समझना, हिंदी में बात करेंगे आराम से। एक वर्ड आएगा आप सबके सामने क्वेश्चन में, जिस वर्ड को देख के बच्चे हमेशा घबराते हैं, और उनकी आज मैं घबराहट खत्म कर दूंगा। एक वर्ड आता है एडजस्टेड परचेजेस। बहुत बच्चे बेचारे परेशान होते हैं, सर आई डोंट नो दिस मीनिंग, सर क्या मतलब क्या होता है? बच्चों एडजस्टेड परचेज का मीनिंग ये होके चलता है कि, फटाफट से लिखेंगे, रॉ मटेरियल जो कंज्यूम हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट ये वाली जो चीज है ना रॉ मटेरियल, मैं सिर्फ रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूं, ठीक है। इस चीज को दिमाग में ऐसे रखना, ठीक है। रॉ मटेरियल जो कंज्यूम हुआ है, मतलब जो गुड्स बनाने में रॉ मटेरियल हेल्प हुआ है। जो फालतू का रॉ मटेरियल बेचारा यूज ही नहीं हुआ, जो क्लोजिंग स्टॉक में जाएगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सो रॉ मटेरियल जो कंज्यूम हुआ है उसकी कॉस्ट क्या है? बच्चों बहुत मेन पॉइंट लिखवा रहा हूं, अच्छे से पढ़ लोगे, जिंदगी भर परेशानी नहीं होगी इस पॉइंट में आप लोगों को। कहता है एडजस्टेड परचेजेस। हाँ सर वर्ड तो पढ़ते हैं, इसका मतलब ये होके चलता है कि रॉ मटेरियल जो कंज्यूम हुआ है उसकी कॉस्ट कितनी है। तो एडजस्टेड परचेज का फटाक से मुझे फॉर्मूला बता दो। क्या मैं लिख के चल सकता हूं? आप सिर्फ ये चीज देखो सर, अगर मैं बात करूं कितने का रॉ मटेरियल जो हमने कंज्यूम किया है, जो हमने मशीनरी में डाला है, उसकी कॉस्ट मुझे क्या पड़ी, मैं देख लेता हूं। रॉ मटेरियल की सिर्फ परचेजेस से रिलेटेड। सर 2 रुपए तो गया,
सर ये 3 रुपए को हमने मशीनरी में डाला सर, तभी तो इसका हमने सेल किया। आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपसे कोई पूछ के चलेगा कि एडजस्टेड परचेजेस का आंसर क्या है, तो 3 आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि आपने बोला सर 2 रुपए तो मैं लूंगा नहीं, 2 रुपए तो वैसे का वैसे बैठा है आराम से रॉ मटेरियल। बच्चों इसका फॉर्मूला लिख के चलिए। क्या मैं बोल सकता हूं कि एडजस्टेड परचेजेस का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक 3, ओपनिंग स्टॉक ओएस लिख रहा हूं, आप इसको ओपनिंग स्टॉक पढ़ेंगे, प्लस परचेज कितना करा, रट्टा मत मारो, समझने की कोशिश करो। ओपनिंग स्टॉक कितना था, परचेज कितना करा, इसमें से कौन से वाला पार्ट निकाल दो जो फालतू का पड़ा हुआ है, जो क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, एडजस्टेड परचेजेस, मतलब जो परचेज वाला जो पार्ट है जो असली में यूज हुआ है। सो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये बच्चों आपका बन जाएगा एडजस्टेड परचेजेस। अब इसमें घबराना नहीं है कि सर ये क्या हुआ सर। बच्चों कभी कभार क्वेश्चन में निकालना पड़ जाता है, कभी कभार आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा, तो घबराना नहीं है कि सर ये क्या चीज गिवन है सर, ठीक है ना। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी परचेजेस की बात करनी है, वो उसका मतलब होता है नेट परचेज, ठीक है। अब सर ये नेट परचेज क्या भला है, कुछ भी भला नहीं है। आपको मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में क्या बताया था कि आप कुछ आइटम परचेज करते हैं, उसमें से माइनस कर दीजिए या फिर दूसरी साइड पे लिख दीजिए क्या, परचेज में से परचेज रिटर्न। क्योंकि जो मैं परचेज करता हूं सारा अपने पास नहीं रखता, कभी कभार सिचुएशन ऐसे आ जाती है बच्चों, थोड़ा माल आपको वापस करना पड़ता है जो आपने परचेज किया हुआ है, उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, परचेज रिटर्न से। सो व्हाट डू यू मीन बाय नेट परचेज, सर जो मैंने परचेज किया था उसमें से सर माइनस कर दूं परचेज रिटर्न, मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट परचेज। सो एडजस्टेड परचेज का बच्चों क्या फॉर्मूला बना, सर ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, इधर मैं लिखना भूल गया, मेरे को अचानक से पॉइंट याद आ गया, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस कर दूंगा सर उसको मैं क्लोजिंग स्टॉक। मैं दोबारा से लिख देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला क्या बना बच्चों, ओपनिंग स्टॉक प्लस जो मैंने परचेज करा माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आपके पास एडजस्टेड परचेज आ जाएगा। समझ में आई बात आपको कि नहीं आई। एडजस्टेड परचेज का मीनिंग ऐसा रॉ मटेरियल जो सर कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको एक क्लियर कर दिया, एक क्वेश्चन आपका बना आ रहा है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अब मैं पीछे भी दिया करूंगा आपको क्वेश्चन और साइड बाय साइड दे दिया करूंगा। इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो, आप ये क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद आगे बढ़ना, ठीक है। एक क्वेश्चन बना आ रहा है, पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करो ये वाला, ठीक है। चलिए, आशा करता हूं कि आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, एज अ होमवर्क जो मैंने आपको अभी जस्ट क्वेश्चन दिया वो आपने कर लिया है, ठीक है। इसमें एडजस्टेड परचेज वाला पॉइंट है, प्लीज ढंग से कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ पॉइंट नंबर, कौन से पॉइंट समझाना है, हाँ पॉइंट नंबर 3 पे। बच्चों आप सब ने देखी है एक चीज, क्या सर, कि ट्रेडिंग अकाउंट होता है, हाँ सर बिल्कुल। तो यहाँ पे सर हमारे आता है बाय सेल्स। देखो ये मैं लिखवा रहा हूँ, ये मैं इसलिए कॉन्फिडेंट होकर लिखवा रहा हूँ क्योंकि मैं रट्टा नहीं मरवा रहा हूँ, मैंने आप सबको ये चीजें समझा रखी है, इसलिए सीधा बोल रहा हूँ कि हाँ यहाँ आता है सेल्स। क्यों आता है, कैसे आता है, पीछे वाला लेक्चर देख के आइए। और सर यहाँ आता है ओपनिंग स्टॉक, यहाँ आता है सर परचेजेस, यहाँ आता है सर कोई हमने वेजेस दे दिए, यहाँ आता है सर कोई हमने फैक्ट्री का लाइटनिंग का खर्चा दे दिया, सर यहाँ आता है जो मशीनरी में ऑयल वगैरह का खर्चा हो जाता है वो आता है, टू मशीनरी ऑयल, ठीक है। सर यहाँ आता है कुछ मशीनरी कोयले से चलती है, कोयल के एक्सपेंसेस आते हैं। और सर आपने एक चीज हमें ये सिखाई थी, जो भी एक्सपेंसेस हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। बच्चों अब देखो कभी कभी क्या होता है कि इतने सारे एक्सपेंसेस की जगह ना क्वेश्चन में ना आपको एक वर्ड दिया होता है, मैं सीधी बात नहीं करूंगा उस वर्ड की, मैं आपको सीधा सीधा समझाऊंगा। सर ये सारे एक्सपेंसेस हैं, वेजेस, फैक्ट्री लाइटनिंग, मशीनरी ऑयल, कॉयल एक्सपेंसेस, ठीक है। ऐसे एक्सपेंसेस जो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर रहे हैं, क्या वो एक्सपेंसेस यहां पे आ रहे हैं, हाँ सर। कैसे, सर लेबर गुड्स बनाने में हेल्प करता है, उसको हम वेजेस देते हैं, ठीक है। सर कोल एक्सपेंसेस, सर कोयला, सर उससे मशीनरी चल रही है, उसकी वजह से गुड्स बन रहे हैं, सर उसको हम दे रहे हैं, ठीक है। सर फैक्ट्री की लाइट्स आ रही हैं, सर उसकी वजह से सर हमारा मशीनरी चल रही है, उसकी वजह से गुड्स चल रहे हैं, सर वो सारे हमारे एक तरीके के गुड्स बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में हेल्प कर रहे हैं। एक वर्ड लिखो, ऐसे एक्सपेंसेस जो सीधा सीधा डायरेक्टली, एक वर्ड बोल रहा हूं, बहुत अच्छा वर्ड बोल रहा हूं, ऐसे एक्सपेंसेस जो सीधा सीधा डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में हेल्प कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सब बच्चे प्लीज मेरे साथ लिखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट एक्सपेंसेस।
expenses which are related, एक छोटा सा वर्ड रहेगा, which are directly related to प्रोडक्शन बोल लो, मैन्युफैक्चरिंग बोल लो, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, मेनली वही एक्सपेंसेस आते हैं, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर आपको कोई पूछे कि आपको ट्रायल बैलेंस में वेजेस गिवन है, घबराना नहीं, बोल सकते हो कि सर ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर आपको गिवन है कि मशीनरी, ऑयल, कोयला, गैस का एक्सपेंस हुआ है, आप बोलोगे सर ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। समझ आ गई आपको बात? अगर ट्रायल बैलेंस में आपको डायरेक्ट एक्सपेंस दिए हुए हैं तो घबराना नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब ये है कि जो गुड्स के डायरेक्टली रिलेटेड है, और मैं जानता हूं कि सर जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सीधा सीधा फैक्ट्री के अंदर वाले एक्सपेंसेस ही हैं, जो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर रहे हैं, जो गुड्स की प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, सर वो ट्रेडिंग अकाउंट में ही आते हैं। तो इसी चीज से बच्चों क्या मैं बोल सकता हूं एक चीज कि जो डायरेक्ट एक्सपेंस है, प्लीज ये नोट डाउन कर लेना, ये काम की चीजें हैं, बार बार नहीं बताई जाती ये चीजें, ठीक है ना। ये मैंने क्लास इसलिए बनाई है ताकि आपको नॉलेज दे सकूं, मैं करवाने को स्ट्रेट अवे फॉर्मूले करवा सकता था मैं आपको, बट समझ के चलो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं सर वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। और सर मैं घबराऊंगी नहीं कि अगर वेजेस की जगह से डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा तो मैं समझ जाऊंगी ये ट्रेडिंग वाले हैं, ठीक है ना। अब इससे एक और चीज बता दो जो अभी मैं चर्चा नहीं करूंगा, सिंपल एक आपको ट्रेलर दे रहा हूं। सर डायरेक्ट एक्सपेंस अगर ट्रेडिंग में आते हैं तो इनडायरेक्ट कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस एक ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो होते बिजनेस से रिलेटेड है पर सर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प नहीं कर रहे। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, एक टाई लगा के, मैंने आपको क्या बोला था, एक फैक्ट्री होती है उसके साथ में एक ऑफिस होता है। टाटा स्टील्स का अगर आप फैक्ट्री की बात करो कि वहीं ऑफिस बना रखा है उन्होंने, जो हमारे रतन टाटा सर हैं वो क्या सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बैठे रहते हैं? नहीं सर, फैक्ट्री के साथ में एक ऑफिस भी बना होता है। तो ऑफिस में जो एम्प्लॉयज बैठे हैं, क्या वो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर रहे हैं? सर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प नहीं कर रहे, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में तो लेबर हेल्प कर रही है, बट सर यस वो बिजनेस चलाने में हेल्प कर रहे हैं, वो मार्केटिंग वगैरह बिजनेस से रिलेटेड कर रहे हैं, हाँ, उनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, सैलरी, ऑफिस में जो खर्चा हो रहा है, ऑफिस की लाइटनिंग का जो खर्चा हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ट्रेड एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। उसकी चर्चा जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अच्छे से पढ़ाऊंगा उसमें करूंगा। अभी सिर्फ आपको ये मतलब समझ में आया है कि नहीं आया, मुझे प्लीज बता के चलिए। हाँ सर आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 3। अब करते हैं बच्चों हम पॉइंट नंबर 4। अब मुझे एक चीज आप बता के चलिए, क्या ये है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में एक आपको चीज दे रखी है, टू ओपनिंग स्टॉक। कितने का? सर ओपनिंग स्टॉक मान लीजिए 3 रुपए का ले लीजिए। टू परचेजेस, सर ओपनिंग स्टॉक पड़ा था, हमने कहा 2 रुपए का और परचेज कर लेते हैं, चलिए ठीक है। और उसके बाद सर ये जितना भी हमने, मेरा वर्ड सुनने की कोशिश करना, जितना भी रॉ मटेरियल सर हमने मशीनरी में डाला ना, उस पर लेबर ने काम किया, तो सर हमने उनको वेजेस पे करे हैं, ठीक है। कितने का? सर इसको पे किया हमने 4 रुपए का, ठीक है। सर एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, क्या सर ये 3 रुपए वाला जो रॉ मटेरियल है ना ओपनिंग स्टॉक में जो आपने शो किया हुआ है, सर यही यूज हुआ है, ये जो 2 रुपए वाला है ये यूज नहीं हुआ है, चलिए ठीक है। बाय क्लोजिंग स्टॉक, जो चीज यूज नहीं होती वो एट द एंड ऑफ द डे क्या हो जाती है सर, वो क्लोजिंग में पड़ी रह जाती है बेचारी, जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूं मुद्दा अभी ये नहीं है, मुद्दा अभी ये नहीं है कि ये जो 3 रुपए की चीज है ये कितने की बिकी, बस मुझे ये बताइए 3 रुपए की चीज बिकी है, ठीक है। अब मैं आपसे बच्चों एक सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है। मुझे ये बता के चलिए आप जितने के गुड्स सेल कर रहे हैं, मेरे हैंड्स की तरफ देखते रहना, आप जितने के गुड्स सेल कर रहे हैं उसका खर्चा आपको कितना पड़ा है? समझ में आई बात कि नहीं आई? नहीं सर नहीं आई। यार एक 10th क्लास 9th क्लास में एक मैथ्स की टर्म पढ़ते थे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। कहता है यार सेल में से अगर तुम कॉस्ट माइनस कर दो तो प्रॉफिट आ जाता है। तो मैं आपसे क्या जवाब पूछ रहा हूं? मैं ये पूछ रहा हूं कि जितने का आप सेल कर रहे हैं, जो भी गुड्स आप जितने के सेल कर रहे हैं उसकी कॉस्ट आपको कितनी पड़ी है? सीधा सीधा बात। अगर मैं इसको ये इंग्लिश की भाषा में बोलूं तो क्या मैं इंग्लिश की भाषा में इसको ये बोल सकता हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? यस सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। कैसे? इंटरप्रेट करो कि कितने के गुड्स, जितने के गुड्स आप सोल्ड कर रहे हैं उसकी कॉस्ट आपको क्या पड़ी। मैं कंपनी से पूछ रहा हूं उसकी कॉस्ट आपको क्या पड़ी। तो मुझे फटाफट से बताओ यार क्या पड़ेगी। इसमें तो फॉर्मूला रटवाने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। आप लोग क्या करोगे? आप लोग करोगे सर 3 रुपए
ओके, ओपनिंग स्टॉक जिसको मैं बोलूंगा सर 2 रुपए, सर ये भी तो सर ऐड हुआ है ना सर, ठीक है, जिसको मैं परचेज बोलूंगा, प्लस सर वेजेस, वेजेस को दूसरे नाम से भी कुछ बुला सकते हैं, 2 सेकंड पहले मैंने आप लोगों को समझाया सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस बुला सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब सर जो उस पे जितना भी हमने रॉ मटेरियल मशीनरी में डाला उस पे एक्सपेंस लगा है सर, हमारा लेबर वगैरह का खर्चा लगा है, लाइटनिंग का खर्चा लगा है, इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस बुला रहे हैं। कितना? 4 रुपए। और सर 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 प्लीज इसको सारे को प्लस करने के बाद एक चीज जरूर माइनस कीजिएगा, क्या सर? ये जो परचेज है ना, ये जो आपने यहाँ 2 लिखा है सर, ये इन्वॉल्व नहीं है, ये क्लोजिंग स्टॉक है सर। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है कि कितने के गुड्स जो मैं सेल कर रहा हूं, मुझे कितने का खर्चा पड़ा, कौन से वाले गुड्स का जो मैं सेल कर रहा हूं सर, ये सेल नहीं कर रहा हूं सर, ये तो ऐसे ही पड़े, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, -2 कितना? क्लोजिंग स्टॉक। क्या आंसर आया? ये थोड़ा ऊबर खाबड़ हो गया, मैं दोबारा लिख देता हूं, 3 + 2 + 4 - 2 सर, 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 - 2 सर, 7 रुपीज का मेरे पास खर्चा आया है। क्या इस खर्चे को मैं बोल सकता हूं बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब ये होता है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कि जो गुड्स आप सेल कर रहे हैं उसका आपको कितने का खर्चा पड़ा, तो उस खर्चे के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन्वॉल्व करने हैं बच्चों। समझ आई बात? तो आप सबके सामने मैं दोबारा से लिख रहा हूं, कभी कभार बुक में ना आपको COGS लिखा होगा तो कंफ्यूज मत हो जाना। COGS का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो ट्रिक वाले, जो CBSE वाले और स्कूल वाले आपके ट्रिक भी इंट्रोड्यूस करेंगे ना, मैं आपको ट्रिकी चीजें भी बता दूंगा कि घबराना मत। तो कभी कभार स्कूल वाले क्वेश्चन पेपर में आपको लिख देंगे COGS, तो घबराना मत, इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा सर? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, और सर वो क्लोजिंग स्टॉक सर, परचेजेस का यूज ही नहीं हुआ, वो सर मैटर करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, कभी कभार ओपनिंग स्टॉक भी यूज नहीं होता, तो सर उसमें से क्लोजिंग स्टॉक दे देंगे। अब बहुत से बच्चों का सवाल आता है, क्या सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में फॉर्मूला था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सर 5 मिनट पहले सर आपने एक फॉर्मूला करवाया था, हमें बहुत अच्छे से समझाया सर, समझ तो आ गया, बट दिमाग में एक चर्चा चल रही है सर। एडजस्टेड परचेजेस का फॉर्मूला था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान से इस फॉर्मूले को देखो, एक चीज का फर्क आ रहा है, क्या सर? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस सर, माइनस क्लोजिंग स्टॉक सर, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हाँ सर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का फर्क आ रहा है, आएगा। क्यों? क्योंकि एडजस्टेड परचेजेस की डेफिनेशन सुनो, एडजस्टेड परचेजेस ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो ये नहीं बोल रहा कि हाँ भाई आपके गुड्स का जो सेल किए थे, वो ये बोल रहा है जो रॉ मटेरियल कंज्यूम कर रहे हो उसका खर्चा आपको कितने का पड़ा। समझ आ रही है आपको बात? जो रॉ मटेरियल का पूछ रहा है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या पूछ रहा है, जो गुड्स आप सेल कर रहे हो कुल मिला के खर्चा कितना पड़ा भैया आपको, जिसके अंदर हमारा परचेज वाला पार्ट भी आएगा। तभी बच्चों इसमें मैंने ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी करा। क्यों? क्योंकि जो रॉ मटेरियल आपने मशीनरी में डाला उस पर लेबर ने भी तो काम करा ना, उसमें मशीनरी की जो लाइटनिंग लगी है, फैक्ट्री की लाइटिंग लगी है, उसका भी तो खर्चा आया ना, उसमें जो ऑयल गैस लग रहा है उसका भी तो खर्चा आया ना। तभी मैंने उसको कैसे रिप्रेजेंट करा है, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब सर ऐसे खर्चे जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर रहे हैं, जो फैक्ट्री से रिलेटेड है सर, उसको हम डायरेक्ट बोलते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एडजस्टेड परचेजेस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अलग अलग रखो। तो मुझे पूरी पूरी आशा है कि आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अच्छे से समझ में आ गया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये आपके सामने मैंने बना दिया, क्या होके चलता है, अगर नहीं समझ में आया दोबारा से मेरी स्पीच सुन लेना। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है यार, एक छोटा सा क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। कहता है बना रहा है आप सबकी स्क्रीन के सामने, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कह रहा प्रिपेयर करो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाएंगे, मैं आपको कैलकुलेशन में हेल्प करूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट आपका होमवर्क होगा, ठीक है। कहता है ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेजेस दे रखे हैं, एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस, एक्सपेंसेस ऑन सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें बच्चा फंसता है, समझा दूंगा। एक होता है वेजेस, एक होता है सेल्स, और एक दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक। कहता है कैलकुलेट करो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। कहता है सर कैलकुलेट करो कि जो गुड्स आप सेल कर रहे हो उसका खर्चा आपको कितना पड़ा, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात कर रहा है। और कह रहा है सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आया, सर सेल्स आपके पास है तो सर प्रॉफिट तो निकल ही आएगा। 9th वाला फॉर्मूला याद करो, क्या होता था सर, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो, सर प्रॉफिट आ जाता था। वैसी एक फॉर्मूला यहां से उत्पन्न हुआ है, क्या फॉर्मूला उत्पन्न हुआ है, इसमें बोलता है सर
सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दो, क्या आएगा? प्रॉफिट मत लिख देना, अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट आता है। सर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ये फॉर्मूला सब बच्चे प्लीज लिख लें अपनी अपनी नोटबुक में। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब मुझे एक चीज बता के चलो बच्चों, कहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो। निकाल लो। आप सबको पता है क्या फॉर्मूला होता है। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी नजरें रखो ओपनिंग स्टॉक पे, क्योंकि मैंने आपको लिखवा चुका हूं। सर ओपनिंग स्टॉक है 40,000 का। सेकेंड आता है सर परचेजेस, ओके 4,20,000 का। थर्ड आता है सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर मैं घबराऊंगा नहीं, क्यों? क्योंकि सर आपने बहुत अच्छे से समझाया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की जगह अगर वेजेस वगैरह दे रखा होगा सर मैं समझ जाऊंगा, ट्रेडिंग अकाउंट वाले एक्सपेंसेस, ठीक है। सो एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस, बिल्कुल सर परचेज करने में मान लीजिए कैरेज इनवर्ड ही हो इसके अंडर इन्वॉल्व, जो परचेज करता हुआ कैरेज इनवर्ड हम पे करते हैं सर वो उससे रिलेटेड ही है सर, उसकी गुड्स में मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प होगी, गुड्स नहीं आएंगे तो कैसे होगा, ठीक है ना। तो सर इसको मैं एज ए डायरेक्ट एक्सपेंस लिख दूं, बिल्कुल लिखिए। कितने का? 8,000 रुपए का। उसके बाद बच्चों आपको दे रखा है एक्सपेंसेस ऑन सेल्स। मुझे फटाफट से बता के चलो एक्सपेंसेस ऑन सेल्स क्या हो सकता है। सर एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस का आपने अभी भी एग्जांपल दिया है कैरेज इनवर्ड, जो कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है कि गुड्स फैक्ट्री में हमने मंगवाया तो किराया पे कर दिया, ये फैक्ट्री से रिलेटेड है सर, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑन सेल, सर सेल कर रहे हैं सर तब किराया पे करा, सर ये फैक्ट्री से बाहर चली गई बात। एक चीज क्लियर है, आपने पिछले लेक्चर में हमें समझा दिया था क्या सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है, ये कैरेज आउटवर्ड है। कैरेज आउटवर्ड कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता सर, इसको इग्नोर कर दें, ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है, इग्नोर कर दो। सर वेजेस, सर डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरी वेरी गुड्स कर दो, क्या करेंगे सर 30,000 कर देंगे। सर सेल्स, अरे भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल रहे हो, अभी कुछ नहीं चाहिए, जब ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे तो सेल्स का यूज करना, टेंशन मत लो, इसको इग्नोर कर दो। सर क्लोजिंग स्टॉक, सर इसमें से ना ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस में से कुछ पार्ट सर बच गया है, सर हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो सर माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे गुड्स जो सर सेल करें हैं उसका खर्चा मुझे कितना पड़ा है, सर ये 50,000 तो सेल किए नहीं, दैट इज वाई वी आर सब्ट्रैक्टिंग इट। तो बच्चों 40,000 प्लस 4,20,000 प्लस 8,000 प्लस 30,000 माइनस 52,000 आपके पास आएगा 4,46,000, ठीक है। अब भाई साहब ने बोला कि ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालो, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला यहीं से उठा लो। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल्स में से माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बच्चों घबराना नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स बोला होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कर देना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोला होगा तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कर देना। फॉर्मूला तो यही है ना, पढ़ा है ना इक्वेशन कैसे बनाते हैं। हाँ जी, सो सेल्स कितने की है सर? सेल्स है हमारे पास 6 लाख रुपीज की, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सर अभी ताज़ा ताज़ा निकला है सर 4,46,000। इसका आंसर मैंने पहले ही निकाल के रखा हुआ है, इसका आंसर आएगा 1,54,000। बच्चों स्टार बना के लिखो कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो आप होमवर्क में बनाओगे। इसको मैं HW लिख रहा हूँ, होमवर्क में बनाइए। अगर मेरे को व्हाट्सएप पे शो करना है तो प्लीज व्हाट्सएप पे भी शो कर देना, नंबर बना आ रहा है, मेरे को मैसेज भेज देना, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपने ठीक बनाया हुआ है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया है। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, प्लीज वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बना आ रहा होगा, एक बार प्लीज देख लेना, उसको ट्राई कर लेना, तब आगे बढ़ना, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बना आ रहा है, आशा करता हूं कि आपने वीडियो पॉज कर लिया और वो क्वेश्चन ट्राई कर लिया है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में मैं आपको ये बताना चाह रहा था, इन्वेंट्री लिखा है, इन्वेंट्री का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री का मतलब ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो एक टाइप के और क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, लास्ट है बस, इसके बाद आपका ये ट्रेडिंग अकाउंट वाला जो पंगा है वो सारा खत्म हो जाएगा। फिफ्थ चीज देखो बच्चों, मैं जानता हूं, देखो हर किसी की अपनी अपनी पर्सपेक्टिव होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि यार 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए की कॉस्ट की चीज है, ठीक है, उसकी कॉस्ट मुझे 100 रुपए की पड़ी और मैं आपको ये बोल रहा हूं कि 10% प्रॉफिट पे मुझे बेचनी है, तो ऑफकोर्स दिमाग में क्या चीज आती है? दिमाग में ये चीज आती है 10% किसका, ठीक है। तो यार नॉर्मली एक जो बच्चा होता है, मेरे जैसा बच्चा, आपके जैसा बच्चा, वो क्या करेगा, वो 100 रुपए का, वो हमेशा यही सोचता है कि यार कॉस्ट का ही 10% होगा, ठीक है ना, क्योंकि 10% जब दिमाग में आया किसका, सेलिंग प्राइस का कि कॉस्ट का 10%। तो हम मेनली क्या करते हैं कि कॉस्ट का 10% करते हैं कि हाँ भाई ये जो 10% है, ले भाई ये हो गया 10 रुपए, दैट मीन्स 100 रुपए की कॉस्ट थी, 10 रुपए का प्रॉफिट था, तो 110 का क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। यही थॉट रहती है हर किसी के दिमाग में, ये थॉट रहती है। ये थॉट पे आपने थोड़ी देर लगाम देना है, इस थॉट को ऐसे नहीं लेके चलना। कभी कभार बच्चों आपको क्वेश्चंस में गिवन होता है क्या कि यार हमने 15% ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, अब मुद्दा ये अराइज हुआ कि ये जो 15% है ये कॉस्ट का है कि सेलिंग प्राइस का है।
टेंशन नहीं लेनी, जिसका गिवन होगा उसके हिसाब से निकाल दो, ठीक है ना। तो इसमें ये नहीं लेना कि सर ये कॉस्ट प्राइस का क्यों नहीं है, सेलिंग प्राइस का है तो सेलिंग प्राइस के हिसाब से निकालो। बट महाभारत कहां शुरू होती है, महाभारत वहां शुरू होती है जब कॉस्ट प्राइस हमें दिया हो और उन्होंने ये लिखा है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो कैलकुलेट करना है वो 10% ऑन सेल्स है। भैया सेल्स तो बोल तो दिए हो आप कि सेल्स पे कैलकुलेट करना है, बट सेल्स है कहां, हमने तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। उस केस में हम क्या करके चलेंगे वो स्ट्रेट अवे मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझा के चलता हूं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बना आ रहा है बच्चों, आप सबकी स्क्रीन के सामने प्लीज देख लीजिए। कहता है नेट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 इज 6 लाख, ठीक है। नेट सेल्स, हाँ एक और चीज बोल रहा हूं, नेट परचेज और नेट सेल्स की बात करनी है। सेल्स में से प्लीज परचेज रिटर्न सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देना, तभी नेट सेल पे पूरा क्वेश्चन चलता है, ठीक है ना। सो नेट सेल्स कहता है 6 लाख रुपए की दी हुई है। अब बात आई, कहता है ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना, ग्रॉस प्रॉफिट, मैंने कहा हाँ जी, कहता है ग्रॉस प्रॉफिट है। मैं तो बहुत खुशी से उम्मीद कर रहा था कि ये भाई साहब कुछ ना कुछ बोलेंगे कि दिस ग्रॉस प्रॉफिट है ऑन नेट सेल्स, क्योंकि मेरे पास नेट सेल्स की वैल्यू है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में गिवन होगा। बट क्वेश्चन मेरे से खेल खेल गया, वो कहता है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो गिवन है ना वो 25% ऑन कॉस्ट है। बहुत से बच्चे मनी मन मुस्कुरा दिए होंगे, वो कह रहे होंगे सर मैथ्स है हम समझा देंगे, कोई बात नहीं, ये उन बच्चों के लिए भी समझ लो जिनके पास मैथ्स नहीं था। इसमें एक ट्रिक का पॉइंट दे रहा हूं आप लोगों को, क्या 25% ऑन कॉस्ट है। अच्छा एक आगे क्वेश्चन पढ़ लूं, कहता है क्या क्या करो, कहता है एक तो ग्रॉस प्रॉफिट भैया कैलकुलेट करके बताओ कितना हुआ, ओके, और एक सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी करो, ठीक है यार। ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा, सेल्स गिवन है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो निकल आएगा, उस चीज की टेंशन नहीं है। मेन टेंशन किस चीज की है, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने की। तो वो ये बोल रहा है, कहता है यार ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट, मन में दिमाग में सर टेंशन बहुत है, क्या सर मेरे पास कॉस्ट नहीं है। जो चीज आपके पास नहीं है उसको क्या करेंगे बच्चों, देखो करने को तो आप कॉस्ट को 1000 रुपए भी रख सकते हो, बट हमारा मेन मुद्दा इधर क्या है, हमारा मेन मुद्दा ये है कि जितना हो सके क्वेश्चन को हमने इजी बनाना है। इजी बनाओगे तभी इजी तरीके से आप सॉल्व करके आओगे एग्जाम में। तो इजी वाली कैलकुलेशन बता रहा हूं कि हम लेट कर लेंगे जो कॉस्ट है ₹100 है। मेरे जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो पता है एक्स लेके करते हैं, तो प्लीज एक्स लेके मत करना। एक्स लेके करोगे ना तो भैया 2 पेज भर जाएंगे, 1 घंटा लगे रहोगे। सीधा 100 लेके करो, 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। समझ आई बात? हाँ। कहता है 25% ऑन कॉस्ट है, तो कॉस्ट को मैं ले लेता हूं 100, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है सर, ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट कितनी ले रखी है 100, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा 100 × 25/100, दैट मींस 25। अब कॉस्ट इतने की है, उस पे प्रॉफिट का मार्जिन 25 है, तो ये जो 125 है इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है कि ये सेल्स है, ठीक है। 100 रुपए की चीज, 25 रुपए का प्रॉफिट, 125 की सेल्स। अब मुझे फटाफट से बताओ नजरें आप लोगों की कहां जानी चाहिए। सर मुझे नेट सेल दे रखी है इधर, सर मुझे यहां भी सेल्स दे रखी है, सर ये भी सेल्स है ये भी सेल्स है, क्या इन दोनों को आप इक्वल नहीं रख सकते? यूनिटरी मेथड जो मैथ्स 9th में हमने पढ़ा था, यस। सो सर मैं 125 को रख देता हूं 6 लाख के इक्वल। सर अगर मैं यहां 1 कर देता हूं ना, तो मैथ्स वाले सर ने हमें सिखाया है कि ये जो 6 लाख के नीचे चला जाएगा 125 रुपए। अब फटाफट से बताइए मुझे क्या चाहिए। सर मुझे चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि चर्चा यही हुई थी ग्रॉस प्रॉफिट की। तो अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में हम डाल के चलेंगे। वो ये बोल के चल रहा है 125 की सेल्स है, तो भैया 6 लाख की यहां सेल्स है। वो ये बोल रहा है कि 1 रुपए अगर यहां है तो 6 लाख बाय 125 है। तो अगर मैं ये बोल दूं कि यार अगर 25 यहां है तो इस इक्वेशन में ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, कितना दे रखा है इस इक्वेशन के हिसाब से 25। तो बच्चों अगर मैं यहां 25 डाल देता हूं तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 125 इंटू में 25, इसकी प्लीज एक बार कैलकुलेशन देख लें क्या बनेगी। 6 लाख इंटू 25 अपॉन में 125 जी, 1,20,000। मुझे फटाफट से बताइए 1,20,000 क्या आया सर, जो आपने इक्वल टू में ये डाला है वो ये हमारे पास आ गया। तो बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया 1,20,000। तो हमारे पास क्या दे रखी थी, सेल्स दी हुई है 6 लाख, उसमें से माइनस कर देंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्या फॉर्मूला बनता है सर, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास आ रही है 4,40,000 आ गए हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी 4 नंबर में पूछे जाते हैं, तो प्लीज प्रैक्टिस कर लेना। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को डिट्टो ऐसा क्वेश्चन है, प्लीज प्रैक्टिस करके चलिएगा। तो बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट के जो छोटे मोटे पार्ट थे, जो मैं सोच रहा था चलो कोई नहीं छोड़ो, मैंने कहा नहीं यार करवा दो, पता लगा 4 नंबर के क्वेश्चन आ गए। याद करोगे मुझे, करवा दिया आप लोगों को, ठीक है ना। तो ठीक है बच्चों, अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन प्लीज फ्रेंड्स को भी बता देना, ये क्वेश्चन आते हैं, शेयर कर दीजिएगा हमारा चैनल, ठीक है ना। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।